Hello students, welcome to our channel Live Education Punri. Today we will discuss about the topic electric field intensity due to a system of point charges. Means हमारे पास बहुत सारे चार्जेस होंगे और उन सभी चार्जेस की वजह से हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने है किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। और इसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोलते हैं। हमने यही प्रिंसिपल फोर्स के लिए भी पढ़ा था। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वाला मीन्स जब बहुत सारे चार्जेस होते हैं किसी एक चार्ज के ऊपर हमें क्या निकालना, फोर्स निकालना था जब, है ना। तो सिमिलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी, ठीक है। जैसे हमने फोर्स कैलकुलेट किया था किसी एक चार्ज पर सभी चार्जेस की वजह से, ठीक है, तो वहां पे हमारे पास नेट फोर्स निकल के आया था। ऐसे ही हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सभी चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पर, ठीक है। तो सेम मेथड है, सेम डेफिनेशन है, बट वहां फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस एट दैट पॉइंट, ठीक है। मींस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है हम इसका वेक्टर सम लेंगे, ठीक है। तो हम इनको ऐड करेंगे सब, जब हम सभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज को ऐड करेंगे हर एक चार्ज की वजह से, इसकी वजह से अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इसकी वजह से अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इसकी वजह से अलग, तो ऐसे जितने भी चार्जेस होंगे उन सब की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है और बाद में उन सबको क्या करना है, हमें वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम क्यों कर रहे हैं अभी मैंने बताया है, क्योंकि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से, ठीक है। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी, E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन En तक। तो वेक्टर लगाना पड़ेगा आपको क्योंकि वेक्टर सम कर रहे हैं हम, ठीक है। जब भी हम वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, हम वेक्टर एडिशन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब मैं कैलकुलेट कर रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, जैसे हमने यहाँ पे किया था, अलग अलग चार्जेस है, यहाँ पे Q0 है, या फिर इस पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अभी ये सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, आउटवर्ड, ठीक है, तो R1 हो जाएगा। ऐसे ही कोई Q2 चार्ज है, यहाँ से इस पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी। ऐसे ही नंबर ऑफ चार्जेस हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमें इन सबका वेक्टर सम करना है। तो मैं अलग अलग कैलकुलेट करूंगी इसमें, Q3 जो ये होगा, R2 होगा, ये R3 होगा। ऐसे ही नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से क्या निकालना है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस पॉइंट पर P पर। तो ये Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या बनेगी, 1/4πε0 Q1 डिवाइड बाय R1 स्क्वायर। मींस वो चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और उस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस दैट इज R1। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। मींस Q वो चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और R वो डिस्टेंस होती है उस चार्ज से उस पॉइंट की बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इस चार्ज से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, R1 है, और चार्ज कौन सा है, Q1 है। सिमिलरली Q2 हो जाएगा, Q2 और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस R2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो होगा E2 1/4πε0 Q2 बाय R2 स्क्वायर। और हम वेक्टर ले रहे हैं तो वेक्टर के लिए हम क्या करना होगा, डायरेक्शन के लिए हम एक R यूनिट वेक्टर लगाते हैं। R यूनिट वेक्टर क्या होगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, वो कहाँ से कहाँ निकाल रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये होगा Q1 से P की तरफ, तो मींस R1 डायरेक्शन जो है आउटवर्ड हो रही है इसमें, तो ये यूनिट वेक्टर उसी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ऐसे ही R2 हो जाएगा E3 के लिए 1/4πε0 Q3 R3 स्क्वायर R3 यूनिट वेक्टर, ठीक है। ऐसे En के लिए हो जाएगा। तो फिर मुझे क्या करना है, इनका वेक्टर सम करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, ठीक है। तो वही मैंने वेक्टर सम कर दिया। इन सब में क्या है, ये 1/4πε0 कॉमन आ जाता है, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, Q1 बाय R1 स्क्वायर R यूनिट वेक्टर प्लस Q2 बाय R2 स्क्वायर R2 यूनिट वेक्टर, ऐसे ही Qn तक, ठीक है। तो मुझे इतनी बड़ी एक्सप्रेशन लिखने की बजाय मैं इसको एक सिंपल एक्सप्रेशन में लिख सकती हूँ। वो क्या है, E इज इक्वल टू 1/4πε0। इस सब सम को मैंने समीशन के सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने इतने बड़े एक्सप्रेशन को इतने शॉर्ट से उसमें रिप्रेजेंट कर दिया। तो I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक जाएगा। मीन्स जो वैल्यू है हमारी, ठीक है, जितने भी चार्ज होंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जितने भी चार्ज होंगे, 3 है तो ये I की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक जाएगी। मीन्स हम इस समीशन को 3 तक खोलेंगे, ठीक है। 4 है तो 4 तक, 5 है तो 5 तक, ठीक है, इस तरीके से। तो समीशन है मीन्स सम करना है उन सबके बीच में। तो Qi डिवाइड बाय RI स्क्वायर और R यूनिट वेक्टर, ठीक है।
तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। क्या है कि मान लो हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल की शेप में है, उसके कॉर्नर्स पर क्या रखे हुए हैं, चार्जेस रखे हुए हैं। क्या है, चार्जेस रखे हुए हैं। तो वैसे तुम पता है कि एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओ सॉरी यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। बट अगर एक चार्ज नहीं है, बहुत सारे चार्जेस हैं, तो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे चार्ज रखा है क्यू, यहाँ पे रखा है माइनस क्यू, और यहाँ पे भी रखा है क्या, माइनस क्यू। तो अब ये चार्ज, ये जरूर नहीं कि सभी से सेम चार्ज होंगे, वो माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, उनकी वैल्यू भी अलग अलग हो सकती है। अब मान लो माइनस भी माइनस में क्यू है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ माइनस, यहाँ पे 2q हो जाए, क्या हो जाए, यहाँ पे 2q हो जाए, यहाँ पे 3q हो जाए, इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम चार्ज सेम पोलैरिटी के भी हो सकते हैं और अलग अलग पोलैरिटीज के भी हो सकते हैं, मीन्स नंबर ऑफ चार्जेस होंगे हमारे पास, वो कैसे भी हो सकते हैं। तो हमसे पूछा कि इस सेंटर पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें इन तीनों चार्जेस की वजह से, तो हम कैसे निकालेंगे। हमें हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो चार्ज होता है उस चार्ज से इस पॉइंट का बीच का डिस्टेंस लेना होता है हमें, है ना, इस चार्ज से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लेना होता है। अब हमें क्या दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड होगी वो हमें गिवन होगी, मीन्स ये 1 मीटर या फिर 2 मीटर कुछ भी हो सकती है वो डिस्टेंस। तो हमें ये नहीं लेनी, हमें लेनी है उस पॉइंट से उस चार्ज के बीच का डिस्टेंस, तो वो हमारे पास आर का काम करेगी। ठीक है, ऐसा ही इस चार्ज से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इस चार्ज से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम इस चार्ज की वजह से निकालेंगे इस पॉइंट पर, तो वो क्या होगा, इस यहाँ की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी आनी चाहिए, आपने मैथ्स में पढ़ा है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे एक सेंट्रोइड होता है, सेंटर पॉइंट होता है, तो वो जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, आर हमारे पास। इसको हम एक मेथड से भी निकाल सकते हैं, क्या होगा वो, जैसे मान लो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसको नहीं पता उसके लिए है ये। ठीक है, क्या होगा, मैं इसको तो डिवाइड कर दूं इस तरीके से, इक्विलेटर है, बस यहाँ पे क्या इस पॉइंट मुझे निकालना है, सेंटर पे लाई कर रहा है, तो ये एंगल कितने का होता है, 60 का होता है तीनों। तो यहाँ पे जो एंगल बन जाएगा 30 का बन जाएगा हाफ में। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बन जाती है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हमें पता है, ये पूरी हमारे पास गिवन होती है। ए जो साइड होती है ये क्या बन जाएगी, a/2 हाफ हो जाएगी उसका। तो ये साइड पता है मुझे निकालनी है, ये वाली है ना, क्या निकालनी है, ये 30, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो मुझे क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, और बेस मुझे पता है, तो cos 30 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं हम इसमें। क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, बेस कितना है यहाँ पे, a/2, और साथ में हाइपोटेन्यूज है, तो ये चीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2h, यहाँ पे हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो h आएगी वो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, a/√3, a/√3। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आ रहा है ये वाला, ये वैल्यू कितनी आ गई, a/√3। ठीक है, इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे कराती हूँ, क्या होगा Q था यहाँ पे 2Q एंड 3Q, हमें निकालना है सेंटर पॉइंट पर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, छोटा भी नहीं हो रहा ये तो, a/√3। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, a/√3। तो ये भी कितनी हो जाएगी, a/√3, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंगल सेम बनेगा, डिस्टेंस सारी सेम है, तो सेम आएगी। तो अब मुझे क्या निकालना है, E1, ये a पॉइंट है, तो मैं E A लिख देती हूँ कि E A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है, Q है, और डिस्टेंस कितनी है, a/√3 इट्स होल स्क्वायर। ठीक है, इसको तुम सोल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको मैं k ही लिख लेती हूँ, k Q वही √3 है, ऊपर चला जाएगा 3Q डिवाइड बाई a, ये आ जाएगा a स्क्वायर। ऐसे ही EB हो जाएगा, EB में क्या होगा K, ये B है, ये C है, तो यहाँ पे 2Q है चार्ज, डिवाइड बाई a/√3 मीन्स a स्क्वायर, साथ में ऊपर 3 चला जाएगा, मीन्स कितना आ गया, K टाइम्स 6Q डिवाइड बाई a स्क्वायर। ऐसे ही क्या होगा, C हो जाएगा वो K 3Q डिवाइड बाई a/√3 मीन्स a स्क्वायर, साथ में 3 बन जाएगा K
9q डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, तीनों की वजह से पॉइंट पर निकाल लिया हमें क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सारे क्या पॉजिटिव चार्जेस है, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड, तो ये आउटवर्ड होगी, ये भी आउटवर्ड होगी, ये भी आउटवर्ड होगी। तो यहाँ पे क्या है, ये तो सीधी आ रही है, बट इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ, मतलब कि ये सीधी नहीं है, तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ये ई ए है, ये ई बी है, और ये ई सी है, ये वाली। ठीक है, अब दोनों यहाँ मिल रही है, तो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट कहाँ होगा हमारे पास, ठीक है, अपवर्ड। तो हम निकालते हैं यहाँ पे नेट ये फिर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ई बी एंड ई सी। तो यहाँ से हमारे पास ई सी की वैल्यू ये आ गई, ई ए हमारे पास ये आई है, ई बी ये आई है, और ई सी ये आई है। तो ई ए की तो निकालने की जरूरत है नहीं, हमें निकालना ई बी और ई सी का रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं हम, जब ऐसे हमने पढ़ा होगा 11th में कि ये ए वेक्टर होता है, ये बी वेक्टर होता है, इसका रिजल्टेंट सेंटर से आता है। ऐसे हमारे पास क्या है, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है इस पॉइंट पर। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी है, ई बी, और ये हमारे पास कौन सी है, ई सी। तो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा, अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर देती हूँ तो वो कहाँ पे आएगा, ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, अपवर्ड आएगा, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसा आएगा, अपवर्ड। इन दोनों वेक्टर्स को मैंने अलग अलग कर लिया। ठीक है, इस वाले को मैंने यहाँ पे कर दिया, ये ईसी हो गया, और जो ये वाला है इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, ईबी को। तो ये जो नेट रिजल्ट आएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। तो यहाँ पे क्या है, हमें निकालना रिजल्टेंट, तो ई निकालना है मुझे, ये वो क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ ई बी स्क्वेयर प्लस ई सी स्क्वेयर प्लस 2 ई बी ई सी कोस थीटा। अब थीटा इसमें कितना एंगल है, उन दोनों के बीच में, मीन्स ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, ये बन रहा है हमारा, ये 30 है, 30 60। ठीक है, और ये कितना बनेगा, 120। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा कितना होगा, 120 होगा। तो यहाँ पे 120 लिख देती हूँ, कोस 120 डिग्री। कोस 120 कितना होगा, कोस 120 होता है -1/2, क्योंकि जो कोस 60 की वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 1/2। तो ये क्या हुआ, 180 माइनस 60, तो -1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो ई बी और ई सी में क्या रिलेशन है, हमने पीछे पढ़ा है, क्या है वो, हाँ, ई बी है जो वो 6 है, ये 3 है। तो ई बी की वैल्यू 6 टाइम्स ऑफ के क्यू बाय ए स्क्वेयर, और ई सी की वैल्यू कितनी है, 9 के क्यू बाय ए स्क्वेयर। ठीक है, तो ये यहाँ पे 6 है, ई बी में यहाँ पे 9 है, तो हमें ये वैल्यू पुट करनी है उसके अंदर। यहाँ पे क्या आएगा, ई बी में क्या था 6, मीन 6 टाइम्स ऑफ स्क्वेयर है, तो 36 आ जाएगा, के स्क्वेयर क्यू, या फिर इसको सिंपल ऐसे लिख देते हैं 36 के क्यू बाय आर, या फिर ए था जो ए स्क्वेयर, प्लस यहाँ पे 9 था, 81 आ जाएगा, के क्यू बाय ए स्क्वेयर इट्स होल स्क्वेयर, प्लस अब यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, इसकी वैल्यू 1/2 है, माइनस, तो माइनस का साइन आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई, ये माइनस यहाँ पे लिख देते हैं -1/2, यहाँ प्लस का है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, मीन्स कैसे, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 9 था, तो 6 मल्टीप्लाई 9, साथ में के क्यू बाय ए स्क्वेयर, ये दोनों में सेम था, तो इसका स्क्वेयर। तो इसमें जो कॉमन आ रहा है वो सब में से बाहर निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट में, तो ई जो आ रहा है हमारे पास वो क्या आएगा, यहाँ पे बाहर क्या आएगा, के क्यू बाय ए स्क्वेयर, ये बाहर आ जाएगा क्योंकि उसके ऊपर स्क्वेयर था और ऊपर अंडर रूट था, तो अंडर रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर आ जाएगा फैक्टर, अंदर बचेगा हमारे पास, यहाँ पे 36 था, यहाँ पे 81 था, यहाँ पे कितना था 1/2 था, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ बनेगा 54। तो अब ये वैल्यू कितनी आएगी, E इज इक्वल टू के क्यू बाय ए स्क्वेयर, ये बनेगी 7 कितनी बनेगी ये, 7 - 4 3, 11 - 4
63। ठीक है, तो लगभग इसकी वैल्यू आएगी 3 k³/a² साथ में √7। ठीक है, मीन्स ये चीज तो यह हमारे पास आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब किसकी, उन दो की वजह से। तो हमें तो हमारे पास तो क्या थी, 3 थी, है ना। एक तो इसकी वजह से थी, एक इसकी वजह से थी और एक इसकी वजह से थी। तो इसकी वजह से डाउनवर्ड, इन दोनों की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, अपवर्ड, है ना। ए से नीचे की तरफ आ रही है, बट इन दोनों का नेट रिजल्टेंट कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो अपवर्ड में इतना है, और ई ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, ई ए की वैल्यू है ये रही। ठीक है, ई ए की वैल्यू ये है, ई ए जो था वो था हमारे पास क्या था, 3k³/a²। और जो ये वाली वैल्यू आई वो हमारे पास कितनी आई ई की, वो है हमारे पास 3k³/a² साथ में √7 भी। मतलब जो ये वाली वैल्यू आई है, इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट है वो ज्यादा है किससे, ई ए से। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहाँ होगी, आउटवर्ड होगी, अपवर्ड। ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में। तो इससे हमें क्या निकाला, हमने जो वैल्यू निकाली, हम क्या करेंगे, दोनों का सम करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ई ए प्लस ई ए की वैल्यू कितनी है, 3k³/a² और इसकी वैल्यू कितनी है। अब दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ए की वजह से डाउनवर्ड आ रहा है, बट इन दोनों की वजह से अपवर्ड जा रहा है, तो माइनस का साइन आएगा साथ में, क्योंकि हम वेक्टर सम ले रहे हैं। तो वेक्टर में डायरेक्शन की मतलब इसमें इंपॉर्टेंस होती है, तो माइनस साइन आएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, इस वजह से। 3k³/a² साथ में √7 है। ठीक है, तो इसमें से जो 3k³/a² कॉमन आ जाएगा, बचेगा √7। यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी, 3k³/a² कॉमन, अंदर बचेगा 1 माइनस √7। ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, √7 की वैल्यू कितनी आएगी, √7 इसके बीच में लाई करता है 4 and 9 मीन्स √4 और √9 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में इसकी वैल्यू। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव डायरेक्शन में आएगी ना, इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करेगी, तो 2 से बड़ी और 3 से छोटी। तो यहाँ पे वैल्यू माइनस में आएगी, क्योंकि 1 है, 1 से बड़ा है, तो माइनस का फैक्टर आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगी, किससे, ई किससे, ए से। ठीक है, और इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ ज्यादा आएगी ई ए से। तो यहाँ पे जो ये है नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है इस पॉइंट चार्ज के ऊपर। तो मुझे यही समझाना था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो कैसे वर्क करता है। अगर हमारे पास बहुत नंबर ऑफ चार्जेस है, यहाँ मैंने 3 का एग्जांपल लिया, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो इसकी डायरेक्शन तो है, बट इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। जहां भी दो फील्ड के बारे बीच में एंगल बन रहा है, तो उसका हमें क्या निकालना, नेट मतलब रिजल्टेंट निकालना होता है। ठीक है, वो जो हमने फॉर्मूला लगाया था पीछे रिजल्टेंट वाला, उस तरीके से। तो जहां भी एंगल बनेगा वहां पे हमें रिजल्ट निकालना पड़ता है, बट जहां पे कोई एंगल नहीं बन रहा होता वहां पे सिंपली लेके चलना है उसको। तो यही था आज का टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।